नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जहां विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हो, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की 18 प्रधान भाषाएं हो, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ है। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्म विकास या आत्म प्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह 2 या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतना ही कृतज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य करता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहां आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई न हो, इसलिए दुभाषियों की जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियां विदेशी भाषाएं सीखते हैं और दुभाषीय का काम करते हैं।
महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त है। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हो, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्य कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत
करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से थी यह डिक्टेशन। रामधारी खंड भाग 2 से अभ्यास 21 और 22 थे। इनका बार बार स्टेनो में लिख के अभ्यास कीजिए तथा इन्हें ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। आप जब तक ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। धन्यवाद।